तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सरगर्मियां चल रही हैं और आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए ताहिर भाई मौजूद हैं। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक। आकिब, आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई अल्लाह का शुक्र। और माशाल्लाह आजकल ताहिर भाई बड़े बड़े इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और बड़े साफ़ी बन रहे हैं। तो कैसा देखते हैं क्रिकेट की जर्नी? कल भी हम कोशिश करेंगे क्रिकेट के लिए प्रमोशनल वर्क भी कर रहे हैं जा रहे हैं। बिल्कुल आकिब, देखें वो कहते हैं ना, तनहा ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए काफिला बनता गया। देखिए ना, एक और एक दो 11 होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी सिनर्जी। ये क्रिकेट वो चैनल है जिसने बड़ी स्ट्रगल देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये चैनल इतना मकबूल हो गया। फैंस इवन के हमें इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि इस टॉपिक्स पे आप बोलें, ये करें, ऐसे करें। और हमें फैंस पे बेहद मशकूर हैं कि जो हमें पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं। समटाइम नेगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं, उनकी भी हम कदर करते हैं क्योंकि समथिंग ऑलवेज देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन एवरी फील्ड, तो हम कदर करते हैं। ताहिर भाई मुझे तो अब लगता है कि 6 जून वो एक तो याद है हमारी क्रिकेट के लिए, लेकिन आपके लिए वाइड है कि क्रिकेट कब तक चलिए 6 जून से शुरू होना के जो आपने खत की बात की और वो यूएसए मैच वो आप मजाक मजाक में वीडियो बनाते बनाते एलसीसी ग्राउंड तक पहुंच गए ताहिर भाई। तो बड़ी बिल्कुल जर्नी है ताहिर भाई आपकी भी। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही ना। आप देखें ना कोई टर्निंग पॉइंट होता ही है आपकी लाइफ में, यू नो कि आपने भी आके देखे मुझ में क्रिकेट का वो पहचाना, जो छुपा हुआ मुझ में टैलेंट था। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस जर्नी में मुझे प्रॉपर साथ दिया मेरा, और शायकीन को हमारी बड़ी दिलचस्प और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम शायकीन को ट्रू फैक्ट्स मौजूदा क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो चल रहा है उससे हम रास्ता रखें। पर फिर भी हम अपने फैंस, बल्कि फैंस क्या, हम ब्रदर्स को भी हम कहना चाहते हैं कि अगर फिर भी कोई टॉपिक हमसे निगलेक्ट हो जाए तो हम कोशिश करते हैं उसको अपकमिंग वीडियो में कॉपी किया करें, तो उसके कवर किया करें। सो दे शुड बी स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छा ताहिर भाई, कमिंग टू द क्रिकेट, एक सबसे बड़ी न्यूज़ आज की क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर वो ये है कि कल भी जिस पर मैं बात की कि वकार यूनुस, जिनको आपने कप्तानी करते हुए भी देखा है, पहले भी उनके दौर देखे 2011 में और सारे अभी 2019 का भी पीरियड देख लिया, उनको मोहसिन नकवी ने इंटरनल मामला के लिए रख लिया कि वो सिलेक्शंस और ये जो प्रोसेस है कोचेस वगैरह ये सारे मामला को देखेंगे। और क्योंकि मोहसिन नकवी आपको पता है बीसीसी के प्रेसिडेंट भी बनने जा रहे हैं, तो इस फैसले को कैसा देखते हैं? क्योंकि मेरे नज़दीक सब कह रहे हैं कि वकार कप्तान भी फेल्ड रहे हैं और पहले भी उनके 2 टेन्योर आपने देख रहे हैं कि प्लेयरों के कितने उनसे मसले मसाइल रहे हैं। और मेरे नज़दीक वसीम अकरम वाज अ बेटर कैप्टन देन वकार। तो कैसा देखते हैं? कि बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री हूँ। अब देखें, वकार भाई का लास्ट करियर जब वो उन्होंने एज अ कोच पाकिस्तानी टीम के साथ रहे 2014 15 16 तक, तो मिसबा वो के साथ भी 2019। मिसबा के साथ भी फिर थोड़े गैप के बाद दोबारा आए। बट देखिए कि वो मैं ऑल्दो आई रिस्पेक्ट वकार, यू नो सी इज अ सुल्तान ऑफ स्विंग, स्विंग के इनोवेटर्स में थे वसीम भाई के साथ ये भी इसमें में कोई दो राय नहीं है। बट द थिंग इज, हमें देखना चाहिए कि जो बंदा हम बोर्ड में ला रहे हैं, कोच बना रहे हैं, आया कि ही इज़ परफेक्ट फॉर डैट जॉब। वो प्लेयर्स को आपस में जोड़ सकता है, या प्लेयर्स को पसंद करते हैं उसको, या प्लेयर्स के साथ अडेप्टेबिलिटी है उसकी। तो मेरे ख्याल में माजी में अगर देखा जाए, वकार भाई के करियर की ही मौजूदगी में मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट ली थी, और अब्दुल रज़ाक के भी काफ़ी क्लैशेज इनसे चलते रहते हैं। इवन के 2000 वहाब रियाज के भी मसले रहे। वहाब रियाज के भी मसले रहे हैं। और अभी देखे ना, वकार यूनस अभी आया नहीं है, वहाब रियाज की पहले छुट्टी हो गई है। ताहिर भाई और 2 लोग परेशान होंगे, उमर अकमल और अहमद से, जो बिल्कुल इनके वकार इनके बड़े खिलाफ थे इन दोनों। बिल्कुल, उन पे तो वो बेचारों पे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी वो क्या कहते हैं, आसमानी बिजली बन के वकार भाई वाले डिसीजन गिरा होगा, क्योंकि वाकई वकार भाई के उनके साथ भी बड़े क्लैशेस। पर हमें देखना चाहिए कि ऐसा हम प्लेयर लगाएं जिसको अडेप्टेबिलिटी हो टीम में, और बाकी टीम भी उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस रेट जिसका ज़्यादा हो। बात रही वसीम भाई की, नो डाउट वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में मैं वही कहता हूँ, बल्कि वसीम अकरम भाई ने भी ये खुद कहा था, या किसी बड़े प्लेयर ने कहा था कि अगर वो इंडिया में पैदा हुए होते तो शायद उनका वहाँ पे मुजस्समा बन जाए। अनफॉर्चुनेटली उनकी जो भी वीडियो आई है, ऐड आए, हम नीचे लिख देते हैं फिक्सर। ये तो मेरा दिल खून के आंसू होता है ये चीज़ें देखें। इंसान से गलतियां होती रहती हैं, मैं नहीं चाहता कि हर बंदा दूध का दूल्हा हुआ। वसीम भाई से भी हुई होंगी, अगर नहीं हुई होंगी तो फिर टीम को चाहिए कि इन चीज़ों से बाज रहे, उनकी कदर करो। वसीम भाई वाज अ गुड जॉब, इसलिए मैं पीसीबी को भी चाहूँगा कि वसीम भाई को भी ओहदा दें, ताकि वो भी अपने एक्सपर्टीज से टीम को नर्चर करें और क्रिकेट में हमारी टीम दोबारा बुलंदियों को छुए। अच्छा ताहिर भाई, आपको नहीं लगता कि बल्कि वकार की जगह कई लोग कहते हैं कि जैसे वसीम अकरम जैसे माइंड्स को लाना चाहिए, या राशिद लतीफ़ के साथ पता नहीं बोर्ड को क्या मसले हैं? बेशक वो ऑनेस्ट है, फिक्सिंग के खिलाफ बोले, उनका इतना ब्राइट माइंड है, बट साहब खुद आप देख लें, बट साहब का वो टेंटेड भी है,
क्या इन नौजवानों को नहीं लेके आना चाहिए कि ये जो है यार, मतलब नौजवान तो एक नौजवान है, बाकी तो सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन इनको नहीं लाना चाहिए कि मतलब मॉडर्न डे माइंडसेट इनके थोड़ी है और गेम की सेंस भी है इनमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा है आकिब। देखें, हमें, अब मैं थोड़ा सा एक वर्ड यूज करूंगा, हार शायद हो, शायद कि इनको भी लगे माजरत। हमें पसंद और नापसंद को साइड पे रखना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि ये अरबाब इख्तियार को ये बंदा पसंद नहीं है तो इसको हमें नहीं रख। हमें देखना चाहिए गेम को, लेगेसी को बदले की। ठीक है, हमें, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा पसंदीदगी और नापसंदीदगी वाली चीज़ चली है, जिसकी वजह से राशिद लतीफ़ भाई और भट्ट साहब जैसे लोग निगलेक्ट किए जा रहे हैं। उम्मीद है एक वक्त आएगा कि इनकी भी सुनी जाएगी और इनके भी एक्सपीरियंस से हम अपने प्लेयर्स को रोशनास कर सकेंगे। अच्छा ताहिर भाई, किसी ने ये भी एक ग्रुप में सजेशन दी थी कि ग्रुप में, बल्कि केवल ने कमेंट्स भी कहीं पढ़ा था फेसबुक पर, एक बड़े सीनियर एक क्रिकेट के राइटर भी हैं, उन्होंने लिखा हुआ था कि पीसीबी को चाहिए कि रादर के पुराने नए लोगों को जो आई थिंक 90s वालों को ज़्यादा टारगेट करें, 70s 80s वाले जो प्लेयर्स हैं उनसे मुशावरत लिया करें। मॉडर्न डे ये नहीं आप बात कहें कि उनको मॉडर्न डे की समझ नहीं, वो इस वजह से कि वो पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टी से खेले, और 90s का जो ग्रुप है सबसे ज़्यादा मैच फिक्सर्स और पेंट उन पे जो है वो दाग वगैरह लगे हैं। तो 70s 80s में जैसे माजिद खान, बहुत बड़ा नाम आप कह ले, जो भी हयात भी हैं, शफीक पापा जिनका शायद हम इंटरव्यू भी मुस्तकबिल में लेने जा रहे हैं, तो इस तरह के नाम, इनको बेशक बुलाया भी है लेकिन इनको नहीं ज्यादा एंगेज करना चाहिए, जो उनको जो कंट्री के साथ ऑनेस्ट है। माजिद का तो बड़ा एक कहते हैं श्रूड माइंड। बिल्कुल आकिब, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। माजिद बरादरान, खान बरादरान और बड़े बड़े हिस्ट्री में नाम गुजरे हैं। जब मैं पूरी तवील लिस्ट है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हनीफ मोहम्मद भाई थोड़ा सा वो भी अटैच रहे, टीवी में भी वो आते रहे, उनके भी बड़ी अच्छी इंसाइट है। अब हमें देखना चाहिए कि आया कि इन प्लेयर्स की अडेप्टेबिलिटी है टीम में, क्योंकि अब एक होता था रिस्पेक्ट का एलिमेंट। अब आपको पता है कि जो आजकल के नौजवान हैं उनमें वो एलिमेंट नहीं है। हो सकता है कि पुराने प्लेयर्स को वैसे दुदकार के फेंक दें कि वो आपके दौर की क्रिकेट होती है, आपको क्या पता हो, ये तो वो एक ये भी एलिमेंट हो सकता है पुराने प्लेयर्स को ना कंसिडर करने का। अगर ये एलिमेंट है तो पहले हमें टीम की नर्चरिंग करनी चाहिए कि दे आर ओवर एसेट्स, दे आर ओवर नेशनल हीरोज एंड स्टिल दे आर वेल थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ ओवर टीम। तो इसलिए हमें टीम को थोड़ा लूप पे लेके ऐसे हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, क्योंकि सुपर सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके तजर्बे से कारआमद चीज़ें निकालनी चाहिए, ताकि इन प्लेयर्स को उनका जो तजर्बे का निचोड़ है उसकी वजह से मॉडर्न डे क्रिकेट में भी खेलने में मदद मिले। अच्छा ताहिर भाई, एक ये भी कुछ अंदर की खबरें गर्दिश करती हैं, आज भी हम ग्रुप्स में सुन रहे थे कि स्पेशली लोग, एक तो ग्रुपिंग की तो बात हमारी टीम में हो ही रही है, लोग ये भी बड़ा कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान, इनको बड़ा टारगेट किया जाता है कि ये जो है इनमें एटीट्यूड बहुत है, ये सीखना नहीं चाहते, इनको कोई और भी मशवरा दे तो ये आगे से बड़ी जो है ना अकड़ दिखा देते कि हम अपनी गेम पे खुद जो है वो फिक्स कर लेंगे चीज़ें सारा कुछ। बल्कि तीनों का जो आपका टोल है, बाबर, रिजवान और शाहीन, तो आप कितना लगता है कि आपको इन बातों में हकीकत नजर आती है? क्योंकि हमने और भी लोगों से सुने कि नहीं, इन प्लेयर्स में क्योंकि टॉप ऑफ द कैरियर है तो उनमें एटीट्यूड आ गया कि नहीं अब हम परफेक्ट हैं, हमें हमारे गेम में कोई खामी है, हमें सीखने सिखाने की जरूरत है। देखिए आखिर लर्निंग प्रोसेस आपका लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, इस वर्ल्ड में नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। आपको अडेप्टेबिलिटी को देखना पड़ेगा, चेंज प्रोसेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब ये हमारे जो प्लेयर्स के आपने नाम लिए हैं, वहाब आज़म एंड एक्सेट्रा एंड कंपनी, एटीट्यूड से भर के इनको चाहिए गेम पे फोकस करें। अब बल्कि बाबर आजम हम तीन उनकी हमारा उनकी बात, बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना, हमें यहाँ पे लॉबी सिस्टम को तोड़ना होगा, अपनी टीम की वेलफेयर के लिए इकदाम करने होंगे, इसमें पीसीबी को भी कूदना पड़ेगा। खाली प्लेयर्स के हाल पे इनको नहीं छोड़ना चाहिए। इनको चाहिए कि बाकी अगर टीम में किसी किस्म की भी लॉबी की स्मेल आउट इनको होती है कि उसको नर्चर करें, ना कि एक ओपन से स्टेटमेंट दे दें या कि दूसरे प्लेयर पीसीबी को ब्लेम करें, पीसीबी तो यहाँ पे सालिस का रोल प्ले करें, ताकि ये जो एटीट्यूड के इशूज़ हैं, दूसरी लॉबी में पुल्ले के इशूज़ हैं, इनको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि आप मोहसिन नकवी की बात करें तो आपको लग रहा है कि मोहसिन नकवी के लिए बड़ा पीक टाइप चल रहा है कि अब एसीसी उनको सदर बनाने जा रहा है 2 सालों के लिए, और इससे पाकिस्तान इंडिया की जो सिचुएशन है 2025 का एशिया कप, तो कितना शिफ्ट होगा अब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में, पर्टिकुलरली एशिया कप जैसे लास्ट टाइम हाइब्रिड मॉडल हुआ, और आपको लग रहा है कि मोहसिन नकवी का एक गोल्डन पीरियड चल रहा है कि वो आईसीसी प्रेसिडेंट और वो आबरे आजम के तो साथ में वो आईसीसी के वो इवेंटों में जा रहे हैं, तो ऐसा देखते हैं कि वो जिंदगी जैसे कहते हैं मोहसिन से अभी जी। बिल्कुल आकिब, देखें है ना, अल्लाह ताला फिर जब बंदे को नवाजता है तो नवाजता जाता है। किस्मत की देवी मेहरबान किसी का भी हो सकती है। मैं खुश हूँ कि मोहसिन नकवी जैसे टॉप नॉच के बंदे जो मेरिटोक्रेसी का ख्याल करते हैं, उन पे इस टाइम मेहरबान हुई है। और दूसरी बात देखें, मोहसिन नकवी साहब का विजन है, नो डाउट एसीसी
प्रेसिडेंटशिप के लिए जो नॉमिनेशन है उनकी, वो बड़ी खुशाइंद है। पर इससे जो इंडिया के पेट में मरोड़ उठेंगे वो मुझे अभी से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया इस डिसीजन से कभी भी खुश नहीं होगा कि पाकिस्तानी मेंबर कोई इस सदारत का अहल हो। इंडिया लाजमी रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा, लाजमी कोशिश करेगा कि इनकी रेपो और साख और इनके डिसीजन को उल्टा करके दिखाए। पर मोहसिन साहब इज़ अ दबंग पर्सन। वो मेरे ख्याल में क्रिकेट में बेहतरी के लिए और दोनों टीमों और दोनों मुल्कों की टीमों और स्पोर्ट्स को करीब लाने में साल इसका रोल प्ले करेंगे। अच्छा ताहिर भाई, अब ये भी एक बात हो रही थी कि मोहसिन नकवी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि सजेशंस के ऊपर चल रहे हैं, कि जैसे वहाब के वकार यूनुस को ये बोर्ड में लेके आ गए हैं कि जो सजेशंस के ऊपर चला जाए, और बेसिकली खुद अपनी डिसीजन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ बीइंग अ नॉन टेक्नोक्रेट एंड नॉट बीइंग प्लेड क्रिकेट। तो आपको नहीं लगता है रमीज राजा थे तो क्रिकेटर चेयरमैन बेहतर था, राधा कि मोहसिन नकवी ज़्यादा एक चेयरमैन के बजाय एक मैनेजर टाइप का रोल है कि वो सर आप देख नहीं रहे उनके कैरियर के थ्रू और मुशावरतों पे इस पे इससे मशवरा ले लो, इससे मशवरा ले लो, उसी पे चलते रह रहे हैं। वकार को भी वो इसलिए ला रहे हैं कि उनको थोड़ा उनका बर्डन कम हो जाए काम हो। बिल्कुल आपकी बात से मैं अग्री करूंगा, पर इसमें मौसम साहब को भी मैं खराज तहसीन पेश करूंगा जो उन्होंने डिसीजन लिया। हालांकि उनको काफ़ी तनकीद भी है कि वकार यूनुस को वो टीम के मामला देखने के लिए रख रहे हैं और खुद मैनेजमेंट को। ये मोहसिन साहब का बहुत बोल्ड डिसीजन है। ठीक है, उन्होंने वन मैन आर्मी वाला रोल यहाँ पे प्ले नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, मेरी जॉब है मैनेजर और मैनेजमेंट की और टीम को असिस्ट करने की और क्रिकेट की बहाली के लिए, वो मैं करूंगा। बाकी टीम के जो इश्यूज हैं वो उन्होंने सेपरेट अपना एक हाथ काट के वकार भाई को दे दी। नो डाउट वकार भाई के वो एलिगेशंस हैं कुछ टीम के साथ, वो क्या कहते हैं इश्यूज चल रहे हैं प्लेयर्स के साथ मसले मसाइल, एटीट्यूड का इशू, बड़ा बला पसंदीदगी नापसंदीदगी, ये तो खैर उनको चलती रहती हैं हर बंदे में। पर मोहसिन साहब का ये बड़ा बोल्ड डिसीजन है, उन्होंने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया, वकार भाई को लाए बीच में, ताकि उन्होंने कहा कि मेरी जो एबिलिटी है मैं उस पर फोकस करूँ। अगर मेरी क्रिकेट का नॉलेज नहीं है तो एक नॉलेजेबल पर्सन को वो एज अ पॉजिटिव सेंस मिला है, और ये बड़ा खुशाइन बात है। इससे टीम को बेहतरी का मौका भी मिलेगा इन केस अगर प्लेयर्स उनके साथ वकार भाई के साथ कंप्रोमाइज करें, वकार भाई प्लेयर्स के साथ प्रॉपर कंप्रोमाइज करें। अच्छा, लेकिन ताहिर में आपको चीज़ नजर आती है कि वकार भाई जो बेसिकली थोड़े सख्त मिजाज हैं, कि वो कहा यह भी जाता है कि जो प्लेयर उनके साथ फेयर नहीं है, लथार्जिक होता है, उस पर वकार भाई को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा तनकीद भी करते हैं और वकार भाई उन चीज़ों को लाइक नहीं करते। तो ये आपको ये बातें भी अंदर से सुनने को मिली, तो इसमें कितनी हकीकत है कि वकार यूनुस जो है वो परफॉर्मेंस और वो एक स्टैंडर्ड वाले बंदे के एक परफॉर्मेंस उस लेवल पे होना चाहिए और प्लेयर्स भी वो रिस्पॉन्स। देखिए कि ये मेरा ख्याल है कि ज़माना कबल अज़ मसीह से भी अगर चले जाएं, पसंदीदगी नापसंदीदगी के एलिगेशन हर किसी पे लगते रहे। ठीक है, और इसमें वकार भाई का मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है। हाँ ठीक है, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि टीम को यानी कि नीचा दिखाने के लिए या कुछ अपनी ज़ाती अना के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो सीट पे बैठे हुए हैं, वो टीम की इनसाइड को बड़ी करीब से देखते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल में वो टीम के हक में बेहतर करते होंगे कि ये प्लेयर इस टाइम परफेक्ट फिट है और परफेक्ट फिट नहीं है। हाँ, गलतियां उनसे भी होती होंगी, पसंदीदगी नापसंदीदगी का एलिमेंट लाजमी तौर पे आता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें नहीं आता होगा, पर फिर भी वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम ये समटाइम डिसीजन आपको हार्ड लेने पड़ते हैं, जिन पे आपको समटाइम तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा ताहिर भाई, इंडिया पाकिस्तान पे बात एक हो रही है तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ एक सामने आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी ना खेली तो वर्ल्ड कप में 2026 में पाकिस्तान अपने फैसले के लिए आज़ाद है। और ये स्टेटमेंट दी है भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला, और उनका ये बयान जो है बेसिकली सामने आ गया। तो आप कैसा देखते हैं ये स्टेटमेंट, क्या शो करिए कि किस तरफ हवा का रुख हो रहा है? देखिए ये तो ओपन थ्रेट है ना पाकिस्तानी टीम को कि पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देना। क्यों जी? पर बात इंडिया की भी ठीक है, इंडिया का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है इस टाइम में, अफगानिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी उनकी हमदर्दियाँ हैं। श्रीलंका की पाकिस्तान के साथ ज़रूर हैं, पर कोई पता नहीं श्रीलंका भी वहाँ पे शिफ्ट कर जाए, फिर आ जाके ये 2-3-4 टीमें रह जाती हैं जिनकी लॉबी होती है, तो फिर पाकिस्तान वहाँ पे क्या करेगा अकेला। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि दूसरे बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे करें, ताकि कभी किसी वोटिंग या कोई लॉबिंग का मसला आए तो उसको उखाड़ के बाहर फेंका जा सके। बेसिकली ये कह रहे हैं कि 2026 का जो आपका वनडे वर्ल्ड कप है जिसमें मेज़बान भारत और श्रीलंका होगा, उसमें पाकिस्तान अपना आने ना आने का जो फैसला है वो करने के लिए आज़ाद है। तो इससे ये भी ताहिर भाई एक हिंट हो रही है कि हो सकता है इंडिया की टीम पाकिस्तान आ जाए। और राजीव शुक्ला पहले भी उन्होंने मीडिया की खबरों को भी तरदीद किया था, तो ये तो अब देखने वाला होगा कि अब इंडिया आता है कि नहीं। बल्कि ताहिर भाई हम इंडिया की बात करें, कल एक बड़ा मैच हुआ लास्टली क्लोजिंग इंडिया और श्रीलंका का जो है, जिसमें काफ़ी बात हुई है कि श्रीलंकन टीम से जो है वो रात भर आई थिंक 12 बॉलों पे 9 रन नहीं बन सकते। सूर्या कुमार यादव और रिंकू सिंह उन्होंने इंडिया को शिकस्त से बचा लिया आखिरी ओवर में। सूर्या कुमार जो कि आपको पता है कितने डेंजरस बैट्समैन की टीम है, वो फाइनल में आपको कैच याद होगा उनका बाउंड्री लाइन पे, उन्होंने 6 रन बचाया। तो
श्रीलंका को कैसे देखते हैं? तो श्रीलंका सुपर ओवर में आगे मैच आ गया, तो श्रीलंका की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं कि उनका भी थोड़ा हमारा वाला चौक ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही देखिए, बैट पैच आ जाता है, कैचेज विन मैचेज और कैचेज लूज मैचेज, ये तो खैर पुरानी बात चलती आ रही है और ये भी तक किसी हद तक से दुरुस्त भी साबित हो रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, श्रीलंका पे आजकल कभी कभी बैट पैच आ जाए तो नो डाउट दे आर वॉरियर। 2011 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया को उन्होंने काफी टफ टाइम दिया था, नो डाउट एट द एंड ऑफ द डे वुमेन एशिया कप जीते हैं। वुमेन एशिया कप रिसेंटली जीते हैं। बैट पैच तो आखिर आता रहता है और इंडिया की हमेशा गुड लक ही रही है। आप देखें रिसेंट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जीता जिताया मैच उनके हाथ में दे दिया। मेरा ख्याल है इंडिया पे किस्मत की देवी इस टाइम मेहरबान है, तो इंडिया को इस पे फूले नहीं समाना चाहिए क्योंकि बैट पैच किसी पे भी आ सकता है और इंडिया को चाहिए कि इसमें अपनी जो उनकी कमी कोताहियां सामने आ रही हैं उन पे एफर्ट करें ताकि ये बैट पैच ज़्यादा दे रहा तो ये इंडिया की रैपो पे बड़ा मनफी असरात भी मरतब कर सकते हैं। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इंशाल्लाह आपको फिर कल दोबारा आपके साथ वीडियो में एंगेज करेंगे। बल्कि ताहिर भाई अभी हम आज आपके साथ ही और इंटरव्यूज भी फाइनलाइज करेंगे। 5-10 पर्सनैलिटी हमारी अंडर लाइन है, हो सकता है कोई ताहिर भाई फीमेल भी कोई साफी हमारे चैनल में आ रही है। जी लोग बिल्कुल फीमेल्स बड़ा कहते हैं, कोई फीमेल रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल कैसे? बिल्कुल हमारी कुछ फीमेल फैंस के भी इनबॉक्स आ रहे थे कि आप फीमेल्स को भी इंगेज करें ताकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। हमें तो लग रहा है कि ये मेल चैनल जेंडर बाइस चैनल है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। एक दो हमारी फीमेल क्या कहते हैं होस्ट से भी बात चल रही है, दे आर इन पाइपलाइन ड्यू टू देयर बिजी स्केड्यूल्स। अभी वो टाइम कुछ उन्होंने वीक और 10 डेज की उन्होंने हमें टाइम दे भी दिया है और हम उनके थैंकफुल भी हैं। तो इंशाल्लाह हमारे फीमेल फैंस के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हमारे फीमेल होस्ट को भी वो यहाँ पे देख सकेंगे, जिनमें हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स के कंपैरेटिव एनालिसिस की सूरत में इनको अच्छे तरीके से पेश कर सकेंगे अपने व्यूज़। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आपको कल दोबारा एंगेज करेंगे और मजीद जो क्रिकेटर्स जिनका हम नाम ले रहे हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल पे लॉन्च करवाएंगे। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जो ताहिर भाई को दीजिए इजाजत करें कि इसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।